हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। सो फार वी हैव स्टार्टेड अप टिल वर्बल लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने वर्बल लर्निंग के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, अंडरस्टैंड किए थे वो सारे मेथड जिसके थ्रू वर्बल लर्निंग को मेजर किया जा सकता है। और आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे द टॉपिक विच इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग, कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो वर्बल लर्निंग के मेथड्स में यानी मेजरमेंट के मेथड्स में उसको इम्पैक्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर एनसीईआरटी लाइक प्रीवियस वीडियोस। जैसे कि हम सारे वीडियोस में एनसीईआरटी की बुक से डिस्कस करते आ रहे हैं सारे कंटेंट को, आज भी हम वही करने वाले हैं। पेज नंबर 119 पर हम हैं, although I'll be sharing the book on the screen as well. So let's quickly begin with today's class. So the topic is determinants of verbal learning. Verbal learning has been subjected to the most extensive experimental investigation. जो वर्बल लर्निंग है वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में रही है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट, इट्स नॉट दैट इजी. These studies have indicated that the course of verbal learning is influenced by a number of factors. There are a lot of numerous factors जो verbal learning को impact करते हैं. The most important determinants are the different features of the verbal material to be learned. जिस वर्बल मटेरियल को हम लर्न करने जा रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या वो बहुत ज्यादा इजी है, उसके नेचर, उसके उस मटेरियल के कोर कंटेंट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. दे इंक्लूड लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न. अगर आपको सिर्फ 4 to 5 वर्ड्स एक बार में दिए जाएं और एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाए तो ऑफ कोर्स आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा कंटेंट बहुत इजीली लर्न हो सकेगा. सो द लिस्ट विच इज देयर, क्या उसकी लेंथ है, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती है. साथ ही साथ मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल. आपने हमेशा ही ऑब्जर्व किया होगा, नॉट जस्ट इन केस ऑफ इंग्लिश, इन एनी अदर लैंग्वेज एज वेल, हिंदी में भी आपने देखा होगा या कोई भी आपका जो लैंग्वेज है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अगर वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस कंटेंट को याद रखने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है. लेकिन अगर वही वर्ड्स बहुत इजी होते हैं तो बहुत इजीली आप उसको रिमेंबर कर पाते हैं. सो दैट ऑल्सो मेक सेंस कि मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल also makes sense. Meaningfulness of material is measured in several ways. The number of associations elicit in a fixed time, familiarity of the material and frequency of usage. जिस वर्ड को हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करने लग जाते हैं वो वर्ड हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, उसको बहुत इजीली कभी भी यूज कर पाते हैं. तो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर ऑफ टाइम हमने उसको यूज किया है या किससे हमने एसोसिएट करके किया है. Relations among the words in the list and sequential dependence of each word of the list on the preceding words. कई बार ऐसा होता है कि एक लिस्ट में अगर आपको 10 वर्ड्स दे दिया जाए और उनका आपस में रिलेशनशिप हो. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक जंगल की स्टोरी ली तो हमारे पास सारे जो वर्ड्स हैं वो उस जंगल से रिलेटेड है, एनिमल्स के नेम है, कुछ और बातें हैं जो जंगल से एसोसिएटेड हो सकती हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा वो सारे वर्ड्स आपको याद करना. लेकिन अगर वही वर्ड्स बहुत अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग डायमेंशन से लिए गए हों तो उन्हें याद रख पाना काफी डिफिकल्ट हो पाता है. List of nonsense syllables are available with different level of associations. The nonsense syllables should be selected from a list containing the same association value. अब जब हम आपसे इस बात कह रहे हैं कि हमने एक जंगल की स्टोरी का एग्जाम्पल लिया तो वो तो एक बहुत सेंसफुल बात हो गई. अगर हमने नॉनसेंस सिलेबल्स लिए हैं तो उनका भी एक सेंस में होना बहुत जरूरी है. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इफ आई से zen इक्वल्स टू ब्लैक एंड zip equals to green, maybe zen equals to green. So you observe something here, you see that zep, zin kind of word जो कि मैं यहाँ पे completely जो है नॉनसेंस सिलेबल्स है, जो मैं यहाँ पे वर्ड्स ले रही हूँ, वो कुछ कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जो उन नॉनसेंस में होने के बावजूद भी कुछ सेंस तो बना रहा है, कुछ हमें याद रखने के लिए तो इजी कर रहा है. तो इस तरीके से जब हम नॉनसेंस सिलेबल्स भी लेते हैं तो वो भी हमें एक डायरेक्शन या डायमेंशन से लेने चाहिए. ऑल्दो दे हैव नो सेंस, ऑल्दो दे हैव नो सेंस, बट फिर भी वो जो वर्ड्स हैं हमारे वो ऐसे होने चाहिए जिनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चलें. ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा उनके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दें कि जब हम नॉनसेंस सिलेबल्स की हेल्प से मेजरमेंट करने जा रहे हैं वर्बल लर्निंग का तो वो खुद में ही इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाए कि कुछ और करना तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाए. तो ये भी एक समझने वाली बात होगी. आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स द फॉलोइंग जनरलाइजेशन हैव बीन मेड. आगे बढ़ते हैं. लर्निंग टाइम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द लिस्ट. जैसे जैसे हमारे वर्ड्स की जो लिस्ट है वो लंबी होती जाती है, हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होता जाता है. Occurrence of words with low association value or lack of relations among the items in the list. अभी मैंने जो आपको जंगल वाला एग्जांपल दिया, that could be the best example कि जितना अच्छे से उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकेगा उतना ही आसान हो जाएगा. अगर आपने बचपन में कभी भी किसी वर्ड्स के एक पूरे लिस्ट को इस तरह से स्टोरी बना के याद किया है
तब आप इस चीज को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। आई एम श्योर आपने कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा कि कुछ वर्ड्स आपको याद करने थे तो आपने उनके बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की होगी, और जब वो रिलेशनशिप इजीली बन जाता है तब वो वर्ड्स हमें बहुत इजीली याद हो जाते हैं, और जब वो रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट होने लगता है तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। द मोर टाइम इट टेक्स टू लर्न द लेस स्ट्रॉन्गर विल बी द लर्निंग। इन दिस रिस्पेक्ट साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट द टोटल टाइम प्रिंसिपल ऑपरेट्स। अब यहाँ पर एक चीज ये भी आती है कि जब हम किसी भी जो वर्ड्स हैं चाहे वो सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, अगर उनकी लर्निंग में टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझिएगा। यहाँ पे एक चीज तो हमने ये डिस्कस करी कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से टाइम ज्यादा लग सकता है, हमें याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर हमने टाइम इन्वेस्टमेंट किया ही ज्यादा है अपनी लर्निंग के लिए, वर्बल लर्निंग में, तो हमारा ये भी गारंटी है कि जो हमारा लर्निंग होगी वो बहुत स्टेबल होगी, बहुत अच्छे से होगी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम इज नेसेसरी टू लर्न अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू व्हिच दैट टाइम इज डिवाइडेड। ये होता है हमारा टोटल टाइम प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल है ये, इस पर फिक्स नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम किसी चीज को उतना टाइम देते हैं जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है तो हमारी लर्निंग स्टेबल होगी। उससे ज्यादा देंगे और पक्का करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उससे कम देंगे तो फिर चांसेस ये हो जाते हैं कि वो लर्निंग स्टेबल नहीं हो पाती। द मोर टाइम इट्स टेक टू लर्न द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द लर्निंग। आपसे कहा भी जाता है कि अच्छे से किसी चीज को याद करो। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छे से फिट होंगे कि जब आपसे ये कहा जाता है कि क्वेश्चन आंसर्स को बार बार दोहराओ, बार बार प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, तो वो आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। इसीलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा आप उसको अच्छे से टाइम देंगे उतना ही अच्छी आपकी लर्निंग होगी। If participants are not restricted to the serial learning method and are allowed to give free recall, ये दोनों ही मेथड आप लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। सीरियल लर्निंग में क्या होता है कि हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिन वर्ड्स को हमें उसी सीरियल में दोहराना होता है। फ्री रिकॉल में क्या होता है, उन्हीं लिस्ट को हम अपने तरीके से जो हमको याद आ जाए हम वो पहले बता सकते हैं। तो सीरियल लर्निंग पर हम अगर रेस्ट्रिक्ट ना करें और हम क्या कर दें, वर्बल लर्निंग को फ्री रिकॉल को जो है वो करने दें, देन वर्बल लर्निंग बिकम्स ऑर्गेनाइजेशनल। तो जो वर्बल लर्निंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है। It implies that in the free recall participants recall the words but not in their order of presentation। जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें ऑर्डर का कोई कंपल्शन नहीं होता है। Bosfield first demonstrated this experimentally. He made a list of 60 words that consisted of 15 words drawn from each of the four semantic categories. क्या क्या थी? Animals, professions, vegetables. Names, animals, professions and vegetables. Name, एनिमल, प्रोफेशन, वेजिटेबल, इनके 15 वर्ड्स के सेट लेकर टोटल 60 वर्ड्स बनाए गए। These words were presented to participants one by one in random order। ये जो वर्ड्स थे वो एक एक करके रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट किए गए। The participants were required to make free recall of the words। अब पार्टिसिपेंट्स को क्या करना था, उनको फ्रीली बताना था, रिकॉल करके बताना था। However, they recalled the words of each category together। लेकिन ऐसा हुआ क्या, जब वो नेम्स बता रहे थे तो उन्होंने फटाफट सारे नेम्स बताने की कोशिश करी एक साथ। ऐसा नहीं करा कि अलग अलग ऑर्डर में जो कुछ भी याद आ गया रैंडम बता दिया। तो क्या कोशिश करी, ग्रुपिंग करने की कोशिश करी, और इसको इन्होंने नाम दिया कैटेगरी क्लस्टरिंग। ये हम भी करते हैं। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि जैसे आप मार्केट जाते हैं और आपसे कहा गया कि आपको 4 to 5 डिफरेंट लोकेशंस पे जाना है और वहां से चीजों को परचेज करना है, तो आपका माइंड जो है वो क्लस्टरिंग कर देता है इन चीजों की। कि अगर आपको मेडिसिन लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है या कुछ भी ऐसा सामान लेना है जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, तो आप उन सब तरीके की चीजों को एक साथ अपने माइंड में फिक्स कर लेंगे, क्लस्टरिंग कर लेंगे कि हाँ ये सामान मुझे यहाँ से लेना है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, जैसे आप फ्रूट शॉप पे गए, वेजिटेबल, ग्रोसरी, तो उसके आइटम्स को आप अपने माइंड में क्लस्टरिंग कर लेते हैं कि मुझे एक ही बारी में यहाँ से इन चीजों को लेना है। तो कुछ इसी तरीके से जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया। इट इज वर्थ नोटिंग दैट दो द वर्ड्स वर प्रेजेंटेड रैंडमली, the participants organized them category wise and recall। ऐसा उन्होंने किया। Here category clustering occurred because of the nature of the list। इस क्यों हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ड्स थे 15 वो टोटल 15 एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते थे, इसीलिए ऐसा करा गया, इसीलिए वो ऐसा कर भी पाए। It has also been demonstrated that free recall is always organized subjectively। Subjective organization shows that the participants organize words or item in their individual ways and recall accordingly। Subjective organization का मतलब होता है कि you are free to do it। आप अपने कलेक्शन को सब्जेक्टिवली करो, यू आर नॉट बाउंड टू डू इट द वे कि आपको प्लेसेस ही पहले बताने हैं, आपको नेम्स ही पहले बताने हैं, नहीं, आपको आप अपने तरीके से कर रहे हो तो फ्री रिकॉल वहां पे हो जाता है। Verbal learning is usually
intentional, but a person may learn some features of the words unintentionally or incidentally. In this kind of learning, participant notice features such as whether two or more words rhyme, start with identical letters, have some vowels, etc. मीन्स वैसे तो हम जो वर्बल लर्निंग की बात करते हैं वो इंटेंशनली ही करते हैं. अब देखिए, आपकी फॉर्मल स्टडीज जो होती है वहां पे वर्बल लर्निंग होती है, आपको सिखाया जाता है पोएम को इस तरह से गा के याद करना है, पैराग्राफ को इस तरह से पढ़ के रटना है, जो भी है आपको बताया जाता है, इंटेंशनली आप करते हैं. लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीजों को, अगर वो राइमिंग है, उनके अंदर अल्फाबेट सिमिलर हैं, कुछ भी चीजें वॉवल्स हैं, कुछ भी चीज हम मैचिंग ढूंढ लेते हैं और उस तरीके से आप उसको कर लेते हैं. दस वर्बल लर्निंग इज बोथ इंटेंशनल एज वेल एज इंसिडेंटल. इंसिडेंटली भी ये हो जाती है और इंटेंशनली तो ये होती है. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्बल लर्निंग टॉपिक हियर. आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगा है कि ये वीडियो इट वाज वर्थ वाचिंग एंड इट मेड सम सेंस फॉर यू. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे. और इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग होगा, तो अंडरस्टैंड करेंगे उस टॉपिक को न्यू वीडियो में. And till then, take care of yourself, and if you have found anything useful, then please drop in the comments. Keep sharing your valuable suggestions, and I will see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.